हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करा था। होपफुली आपको वो चैप्टर जो होगा वो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि ये टॉपिक जो है वो मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, लाइव इंटरेक्ट मैं इसलिए हो पा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं मेरे मूवमेंट के थ्रू आप समझ सकें कि मैं क्या आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, किस बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो आपको उस बारे में पता चल सके। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। हेडिंग मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा और पॉज करके सॉल्व करिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा मेरी राइटिंग, तो मैं यहाँ रीड कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये बेसिकली मैंने क्लास 8th से ही लिए है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर है। क्लास 8th में जो आप पढ़ के आ चुके होंगे, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुश और पुल इज नोन एज। तो पुश और पुल इज नोन एज क्या होता है वो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट ऑफ फोर्स। और क्वेश्चन नंबर यूनिट ऑफ फोर्स बतानी है आपको। और क्वेश्चन नंबर 5 है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि फोर्स ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मीन्स सरफेस के बीच में। तो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको आंसर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ऑफ मोशन में अगर चेंज होता है तो एक एक्टिविटी लास्ट ईयर आपने पढ़ी होगी, तो वो कैसे चेंजेस होते हैं वो मुझे थोड़ा सा आपको बताना है। नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ठीक है, फोर्स कहते हैं, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो ये आपको याद रखना है। फोर्स के बारे में पूरा एक चैप्टर था प्रीवियस क्लास में, फोर्स एंड प्रेशर। और फिर बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की। टाइप ऑफ फोर्सेस में आपने 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा होगा। वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकेंड इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छे से पता होगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपने मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, और यहाँ आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ तक तो आपको होपफुली थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स आपको याद रखना है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं न्यूटन। द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पर ही इसकी यूनिट को रखा गया है, न्यूटन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए, 2 सरफेस के बीच में, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है और यहाँ पर एक बॉल जो है वो रोल कर रही है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो किस टाइप की फोर्स होगी? वो होगी कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये उसमें भी एक किस टाइप की फोर्सेस है? इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स कह दीजिए या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अंडरस्टैंड? तो याद रखिएगा, ये आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। और अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट ऑफ मोशन पे आपने लास्ट ईयर एक्टिविटी पढ़ी होगी कि एक अगर किसी बॉक्स के ऊपर फोर्स लग रहा है, अंडरस्टूड, तो वो बॉक्स जो है वो क्या करेगा? वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा और अपना मूवमेंट भी चेंज करेगा, अपनी स्पीड भी चेंज कर सकता है और साथ में डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। यानी कि जब भी अगर फोर्स लगता है तब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? वेदर डायरेक्शन चेंज होगा और स्पीड चेंज होगी, या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। अंडरस्टूड? तो यही हमारा आज का टॉपिक है, मोशन के बारे में। हमें मोशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हेडिंग लगा दीजिए मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है मोशन, और 9th क्लास में फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है जो मोशन है, चैप्टर नंबर 8 मोशन। अंडरस्टैंड? अब देखिए, मोशन में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है, वेदर वो ह्यूमन है या फिर वो एक ऑब्जेक्ट है, कार है, बाइक है, तो वो क्या करता है? वो चेंज करता है। मतलब वेदर द स्पीड गेन करेगा या नहीं करेगा, या फिर वो चलेगा, तो वो मोशन के रिस्पेक्ट में ही होता है। वो चल रहा है, वो मीन्स मोशन है। कोई फ्लाइंग प्लेन है, कोई बर्ड है, तो वो भी मोशन कर रहे हैं। ऑल दी ऑब्जेक्ट्स
एनवायरनमेंट में वो मोशन मैक्सिमम लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, बाय द एक्टिविटी ऑफ एनिमल, बाय द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, वो मोशन करते हैं। तो ये जो है मोशन का कॉन्सेप्ट है। अब मोशन जो है, अब आप देखेंगे कि बुक में एक और ये भी बता रखा है कि सनराइज और सनसेट जो होता है वो भी मोशन के रिस्पेक्ट में ही होता है। पर किसके मोशन के रिस्पेक्ट में होता है? अर्थ के मोशन के रिस्पेक्ट में होता है। अर्थ जब रिवॉल्व करेगी, वेदर इट इज अराउंड द सन और इट्स ओन एक्सेस, तो वो मोशन करता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा। फिर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट या तो वेदर जो होता है वो स्टेशनरी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा है तो आपको मोशन में दिखाई देगा, या फिर वो बाहर से अंदर से किसी चीज को देखेगा तो वो बाहर से मोशन दिखाए। अब आप बोलोगे कि सर आप क्या कहना क्या चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल देखना होगा। एग्जांपल आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बस है, तो बस के अंदर आप नोटिस करेंगे कि बस के अंदर एक पैसेंजर जो है वो बैठा है या फिर आप बैठे हैं। तो अगर आप अंदर बैठे हैं तो आप नोटिस करोगे कि जो प्लांट्स हैं, जो स्टेशनरी चीजें हैं, जो स्टैटिक चीजें हैं, वो क्या है कि वो बैकवर्ड मूव कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होती। हम मूव कर रहे होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अंडरस्टूड। और जब आप बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, बाहर से मीन्स आप एक स्टेशन पे खड़े हैं और वहां से बस जो है वो चल रही है या कार चल रही है, तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो आप नोटिस करेंगे कि वो मोशन में। अंडरस्टूड। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है मोशन के बारे में, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर आप अगली हेडिंग डाल दीजिए, टाइप ऑफ मोशंस। तो इसकी बेसिस पे टाइप ऑफ मोशंस, बहुत टाइप के मोशंस होते हैं। वेदर इट इज, फर्स्ट आप लिखिए लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। फिर आप नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट जो है वो है कर्व लीनियर मोशन, कर्व लीनियर मोशन। और कौन सा टाइप का मोशन होता है? वेदर इट इज वाइब्रेटरी मोशन। ये हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिए क्योंकि आपको ये आगे काम आएगा। एक होता है ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन। और एक आप डाल दीजिए, और भी बहुत सारे तरह के होते हैं, पीरियोडिक मोशन भी लिख लीजिए, पीरियोडिक मोशन, रोटेटिंग मोशन, रिवॉल्यूटरी मोशन, रिवॉल्यूटरी मोशन। वैसे बहुत टाइप के मोशन होते हैं, तो इसमें मैं आपको एक एक करके खाली समझाऊंगा, और हमें इस क्लास में कौन सा जो मोशन है वो पढ़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन में आप हेडिंग अलग से लिख लीजिएगा कहीं पर कि लीनियर मोशन क्या होता है। द मोशन ड्यू टू मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। अंडरस्टैंड? बस इसके बारे में ही है, और हमें क्लास 9th के बारे में इसी के लिए पढ़ना है। आप इसे स्ट्रेट मोशन भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम लिख दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, कहीं ब्रैकेट में। फिर हम बात करते हैं कर्वीलिनियर मोशन। अब कर्वीलिनियर मोशन कैसा होता है? इसको हम पैराबोलिक कहते हैं। पैराबोलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट बॉल है या फिर एक फुटबॉल है। एक फुटबॉलर ने उस बॉल को मारा, तो वो बॉल जो होगी वो कुछ इस टाइप से मोशन करेगी, पहले ऊपर जाएगी और फिर डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ऐसा कर्व मोशन फॉलो करेगी। इस पार्ट को कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। और थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में आपने देखा होगा कि अगर आप गिटार के स्ट्रिंग को बजाएंगे तो वो क्या होगा कि अप एंड डाउन जो होगी वो वाइब्रेट करेगी। कुछ इस टाइप के मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ऑक्सिलेटरी मोशन जो होता है वो भी आप समझ लीजिए कि ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है। ये पेंडुलम्स में होता है। आपने कुछ इस टाइप की वॉचेस देखी होगी जो ऑक्सिलेट करती है अपने मीन पाथ से एक बार हाईएस्ट डिस्टेंस पे जाएगी, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी और फिर दूसरे डायरेक्शन में सेम टू सेम वही पाथ फॉलो करेगी। ओके, अंडरस्टूड? ये कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन मैंने आपको अर्थ का एग्जांपल बताया है कि जो टाइम पीरियड के साथ जो
कंटिन्यूअसली मोशन करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अर्थ जो है वो 24 आवर्स में एक बार जो है वापस मेन पोजीशन पे अपने रिवॉल्व करके वापस उस पोजीशन पे आ जाती है। कुछ इस टाइप के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। रिवोल्यूटरी मोशन जो होता है वो आप फैन का एग्जांपल देख सकते हैं। फैन जो होता है वो रिवोल्यूटरी मोशन का एग्जांपल है ड्यू टू जनरेशन ऑफ टॉर्क। ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने कुछ ये हेडिंग्स आपको बता दी है, तो आप लिख लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके, तो ये आपको आगे फ्यूचर में काम आएगी। लीनियर मोशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो आप होपफुली समझ गए होंगे कि टाइप ऑफ मोशंस कौन कौन से होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे की क्लास में, क्योंकि हम मोशंस की बात कर रहे हैं। तो मोशंस में अब आप देखोगे कि हम कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा कि अब आप जब भी आप देखेंगे कि क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि मेरी स्कूल जो है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है टुवर्ड्स द नॉर्थ, मैंने ये कहा। तो इस टाइप से मैं समझाना चाहता हूं कि मेरी स्कूल किस तरफ है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूँ। एक डिस्क्राइबिंग मोशन का एक एग्जांपल है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी स्कूल किस तरफ है, और एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो एक रेफरेंस पॉइंट हम बताते हैं जब भी हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो उस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट बताना होता है। तो हमें इस टॉपिक के अंदर हमें जो है इस रेफरेंस पॉइंट जो हम लेंगे वो लेंगे ओरिजिन। आप देखोगे मैं रिप्रेजेंट करना आपको सिखाऊंगा कि कैसे मोशन को स्ट्रेट लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं बाय द इक्वेशंस एंड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ जो होता है वो होता है O, और इस O को हम कहते हैं ओरिजिन, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, किसी भी मोशन के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अभी के लिए आपको ये छोटी सी जो चीज है वो याद रखनी है कि O क्या होता है, ओरिजिन होता है, इसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको हम O कहते हैं। यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम ओके चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन अ स्ट्रेट पाथ कुछ आपको वैल्यूज या कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो अगली आप हेडिंग लगा दीजिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये हमारी हेडिंग होगी, और इसी को ही मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इसको समझाने से पहले मुझे आपको एक बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो समझानी होगी, जो कि है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर। एक तरफ आप स्केलर क्वांटिटीज लिखेंगे और एक तरफ आप लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एंड वन इज द सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटीज। अंडरस्टूड? अब ये होता क्या है, देखिए, ऐसी क्वांटिटीज जो ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड बताती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे इसके सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप पहले लिख लीजिए दोज क्वांटिटीज which only give magnitude of that object। और जो भी आप लिखना चाहें, अभी के लिए शॉर्ट डेफिनेशन है जो आप लर्न करिएगा और आपको हेल्पफुल करेगी। ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटीज विच ओनली गिव मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और यहां आप लिखिएगा दोज क्वांटिटीज लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, जो आप लिखना चाहें, विच गिव मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड बताती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताती है वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके लिए ये टर्म है कि मैग्नीट्यूड होता है क्या है। अब आप कहीं लिख लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड भी मैं लिखवा देता हूं आपको कि मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू of any physical quantity। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब देखिए मैं समझा देता हूं कि आपको मैग्नीट्यूड होता है क्या है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि एक कार जो है वो चल रही है 30 किलोमीटर्स। ओके, एक कार जो है वो चल रही है 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। तो ये जो वर्ड है ना 30, ये जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज द मैग्नीट्यूड, अंडरस्टूड। और जो ये किलोमीटर पर आवर जो है, इसे तो हम कहते हैं यूनिट्स। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे बहुत काम आएगी फिजिक्स में। तो यही जो है ये मैग्नीट्यूड है। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी, अंडरस्टूड। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। अब देखिए, वैसे तो डिस्क्राइब करने के लिए तो बहुत कुछ है कि स्केलर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में, लेकिन आपके लेवल में जितना है मैं उतना ही बताऊंगा। अब थोड़ा और समझ लीजिए, अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप जानना चाहते हैं तो स्केलर क्वांटिटी में अगर मैं चेंज करता हूँ स्केलर क्वांटिटी की किसी भी वैल्यू को, तो उसके मैग्नीट्यूड में ही चेंज होगा। जबकि वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू में अगर मैं चेंज करता हूँ तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा और डायरेक्शन में भी चेंज होगा। इस चीज को समझना होगा। जैसे देखिए, अब पहले मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो दोनों चीजें साथ में ही लर्न करनी होगी, तभी आपका ये काम बनेगा। देखिए, स्केलर क्वांटिटी में आप लर्न कीजिएगा डिस्टेंस, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक यही है, डिस्टेंस। और वेक्टर क्वांटिटी में आप लर्न कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टूड। यहां लिखिएगा डिस्टेंस, यहां लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, यहां लिखिएगा स्पीड और यहां लिखिएगा वेलोसिटी। देखिए, फिजिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को ही प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें बताती है, इसलिए। तो आप आगे से याद रखिएगा कि अब डिस्प्लेसमेंट होता है और एक होता है वेलोसिटी। इसमें एनर्जी होता है, मास होता है, सॉरी, और भी बहुत सारी चीजें होती है लेकिन और इसमें आप लिख लीजिए फोर्स होता है, क्योंकि ये सब हमारे आगे काम आएगा। तो हमें ये तो मैं लिखूंगा फोर्स, और यहाँ एक लिखिएगा एक्सेलरेशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव टू डिस्कस इन लेटर। ठीक है, तो यहां तक आप थोड़ा समझ लीजिए। इसमें आप लिखना चाहते हैं तो एनर्जी लिख लीजिए, मास लिख लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। अब देखिए, अगर मैं डिस्टेंस में चेंज करूंगा तो ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही चेंज होगा। ओके, जबकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में चेंज करूंगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज होगा। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये बताना जरूरी था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको बता दिया। तो ये लिख लीजिएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे की आप हेडिंग डाल दीजिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये इसी का ही फर्दर कंटिन्यू पार्ट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगली जो हमारी हेडिंग है वो डाल दीजिए डिस्टेंस, क्योंकि मैं दोनों चीजें आपको साथ में समझाऊंगा। डिस्टेंस एक तरफ लिखिएगा डिस्टेंस, और नेक्स्ट यहां पे लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस और यहां लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट। होपफुली आपको दिख रहा होगा यहां से। तो पहला यहां पे मैं डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख रहा हूं कि डिस्टेंस होता क्या है।
बहुत सारे टीचर्स जो होंगे वो आपको डिस्टेंस अलग बताएंगे और डिस्प्लेसमेंट अलग बताएंगे, लेकिन दोनों जो होती है वो आपको साथ में लर्न करना है ताकि ये जो होगा आपको समझ में भी आ जाए। तो फर्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है इसमें लिखिएगा आप टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is known as distance, is known as distance. ओके, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हो जाएगा ना? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसको समझा दूंगा और आपको बहुत इजी वे में ये जो होगा समझ में भी आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। फिर अब अभी मैं पहले थोड़ा इसको समझा देता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है एक ऑब्जेक्ट वो डिस्टेंस कहलाता है और शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अभी मैं आपको इसमें एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी बस आप इतना इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि डिस्टेंस जो होता है नॉट बी जीरो, कभी भी डिस्टेंस जो होगा वो जीरो नहीं होगा। और नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो में भी जीरो हो सकती है इसकी वैल्यू। थर्ड आप लिखिएगा कि डिस्टेंस अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और यहां लिखिएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से और स्मॉल डी से। इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम एस से। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेदर इट इज किलोमीटर और इट इज अ मीटर। किलोमीटर लीजिए, मीटर लीजिए, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन किलोमीटर और मीटर लिखिए अभी के लिए। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट में इसकी यूनिट सिर्फ और सिर्फ मीटर होती है। एम का मतलब मीटर है, कंफ्यूज मत होइएगा, मीटर। ओके, ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। डेफिनेशन लिखनी है, फिर कुछ उसके पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक एग्जाम्पल में पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल लूंगा और उसमें आपको समझा दूंगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको कोशिश करूंगा फिर से आपको उसको समझाने की। अब ये देखिए, एक एग्जाम्पल आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो फर्स्ट है, देखिए आपको एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल आप 9th में या फिर पहले पढ़ के आ चुके होंगे। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है। एक हमारा एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को, इसको बी मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ। अंडरस्टूड? अब देखिए, यहाँ पर जो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिखूंगा, ओके, जिससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 मीटर, यहाँ आ जाएगा 4 मीटर और यहाँ आ जाएगा 3 मीटर। ओके, तो 16 और 9, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट होता है 5 मीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को एप्लीकेबल कर रहा है। अब देखिए, अब आपको डिस्टेंस लिखना है। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस समझाऊंगा आपको और यहाँ डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ए से बी गया, देखना बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? देखना डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा उसका 4 मीटर। उसने 4 मीटर कवर किया है। और अगर डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है तब भी 4 मीटर ही होगा, ठीक है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया और फिर बी से सी, चलो पहले ये लिखिए कि बी से सी गया, तो बी से सी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए मैं यहां से ट्रैवल करके यहां गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा मैं? 3 मीटर डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर ही ट्रैवल करूंगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप तो बोल रहे थे सर डिफरेंस है। आएगा बच्चे, डिफरेंस आएगा। अभी देखो कैसे डिफरेंस आएगा। जब अगर ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया और बी से सी ट्रैवल कर रहा है,
ए से बी और बी से सी गया तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 4 मीटर प्लस यहां से यहां गया तो 3 मीटर, तो कितना हो गया, इट इज अ 7 मीटर डिस्टेंस। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वहां आप डेफिनेशन में लिख दीजिएगा डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मैं शायद से टू ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया था, तो आप लिख लीजिएगा। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो यहां से यहां क्यों जाएगा, जबकि यहां से यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से सी का, उसे डायरेक्टली ए से सी ही तो जाना अल्टीमेटली, ए से स्टार्ट करेगा और सी पे खत्म करेगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो 7 मीटर नहीं ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा 5 मीटर। ओके, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। समझ में आया आपको यहां तक? तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये पूरा एक सिनेरियो है कि किस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को जो है वो समझ सकते हैं। और वहां एक डिफरेंस भी आप ये भी लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए एक और एग्जांपल में अगर आपको समझाऊं कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया, पॉइंट ए से बी गया और उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा, ए से बी गया, अंडरस्टूड? तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी 10 मीटर। लेकिन ए से बी और बी से सी गया तब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 मीटर। ये गया 10 मीटर चल के और वापस 10 मीटर यहां से वापस आया, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, जब वो यहां से चल के यहां जाएगा तो ये डायरेक्शन कंसिडर किया जाएगा प्लस का 10 मीटर, और जब वो वापस घूमकर 10 मीटर वापस आएगा तब वो डिस्टेंस कहलाएगा माइनस का 10 मीटर। अंडरस्टूड? तो साइंस में चेंज हो जाएगा क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक पर्सन जो है वो 10 मीटर जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट के केस में मैं कहूंगा इट ट्रैवल 10 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा साथ में। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज को? तो प्लस का 10 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 0। इसलिए जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन में समझाया था। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा प्रैक्टिस वापस जब भी आपको टाइम मिले। रोज आपको जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। इनफैक्ट हाफ एन आवर तो आप निकाल कर उसको रिवाइज कर ही सकते हैं। तो आप प्लीज उसे रिवाइज कर लीजिएगा कि मैंने किस तरीके से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो समझाया है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको अगली जो हेडिंग डालनी है वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब मोशन भी बहुत टाइप के मोशंस होते हैं, उनमें से एक है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये समझाने के लिए पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होता है डिस्टेंस कवर्ड, एन ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड by an object in equal distance covered, सॉरी यहाँ ये लिख लीजिएगा, equal distance covered by an object in equal interval of a time, equal interval of a equal interval of a time। और यहां क्या लिखिएगा, जस्ट इसकी उल्टी डेफिनेशन लिखिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, equal interval of a time। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए ओनली आपको सिर्फ डेफिनेशन पे अभी फोकस करना है, मैं समझा दूंगा इसको।
कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। एक समय में, जैसे एक ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एग्जांपल पे आप ये लिख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। फिर नेक्स्ट सेकंड के अंदर वो जो है 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। थर्ड सेकंड के अंदर वो कितना 15 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो आप डिफरेंस देखिए, 5 मीटर, और वो हर 1 सेकंड के अंदर जो हो रहा है 5 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। तो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां लिख लीजिए, कार मूविंग इन अ ट्रैफिक, कार मूविंग इन अ ट्रैफिक में क्या कार इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? नहीं, वो कभी रुकेगी, कभी थोड़ा स्पीड गेन करेगी, फिर वापस रुकेगी, फिर स्पीड गेन करेगी। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा डिस्टेंस होता है जो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? तो डेफिनेशन चेंज मत कीजिएगा, एज इट इज लर्न कीजिएगा और एग्जाम्पल के साथ लर्न कीजिएगा तो फार बेटर होगा। अंडरस्टैंड? अब बुक में एक टेबल दे रखी है, टेबल 8.1, उसे भी सॉल्व कीजिएगा कि उसमें पता लगाइएगा कि कौन सा डिस्टेंस जो कौन सा ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है और कौन सा जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो उसे आप सॉल्व करना, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। नहीं आता तो उसको आप ग्राफिकल सोल्यूशन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 AM distance by A और by B, 10:30 AM 11 AM और 11:30 AM। एक ऑब्जेक्ट ने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो था 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड देन 40 किलोमीटर। एंड सेकंड जो है, एक पर्सन ने, बी नाम का जो पर्सन है, उसने 8 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर देन उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर उसने 18 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो आपको इसमें ये पता लगाना है कि ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन गेन कर रहा है या फिर बी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन गेन कर रहा है, या ए जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन गेन कर रहा है और बी जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप इसे मुझसे पूछ सकते हैं। इसको आप ग्राफ पे बनाए तो फार बेटर होगा, उस पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ग्राफिकल सोल्यूशन। यहाँ आप क्या कीजिएगा, एक यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन कर दीजिएगा 10, 20, 30 और यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा 10 AM, यहाँ पर 10:30 AM और 11 AM, और जो ग्राफिकल सोल्यूशन स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की एक चीज और होती है जो मैं आपको बताना भूल गया हूं कि यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल सोल्यूशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल सोल्यूशन। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा और जबकि बी का जो आएगा वो ऊपर नीचे कैसा भी आ सकता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।